मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। आज डेंगू के फीवर के बढ़ते मामले को देखते हुए मैं डेंगू के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। डेंगू की बीमारी एक तरह की वायरस के कारण होती है। डेंगू बीमारी जो होती है एडिस ग्रुप के मच्छर काटने से होती है। तो जहाँ पानी का कलेक्शन होता है, जैसे कि गमला, टायर, छोटे बर्तन, कूलर आदि जगह पर पनपता है। मच्छर के काटने के बाद यह वायरस शरीर में प्रवेश करता है और आमतौर पे 5 से 14 दिन के अंदर डेंगू का लक्षण दिखने लगता है। डेंगू वायरस 4 सेरोटाइप के होते हैं, जिनमें कि डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4 कहा जाता है। डेंगू का लक्षण जब मनुष्य को आने लगता है आदमी में, तो इलाज और मॉनिटरिंग की सुविधा की दृष्टि से इसे 4 कैटेगरी में डेंगू को बांटा गया है। एक तो पहला सिंपल कैटेगरी हुआ डेंगू फीवर विदाउट वार्निंग साइन, दूसरा डेंगू फीवर विथ वार्निंग साइन, तीसरा डेंगू हेमोरेजिक फीवर, चौथा डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब पहली कैटेगरी जिसमें कि अधिकतर मरीज होते हैं जो कि डेंगू फीवर विदाउट वार्निंग साइन, जैसे कि लक्षण इसका मुख्य लक्षण जो है हाई ग्रेड फीवर, आंख के पिछले हिस्से में दर्द, जोड़ों में दर्द, मसल में दर्द, गिल्टी हो जाना, डायरिया, गले में दर्द, खांसी, मस्कुलर रैश, पॉजिटिव कैपिलरी साइन, ये सब लक्षण मुख्यतः लक्षण होती हैं। कुछ जो कि ब्लड टेस्ट से जो कि हम लोग लक्षण पता कर सकते हैं, जैसे कि डेंगू का एक एंटीजन टेस्ट होता है डेंगू NS1, उससे भी पता कर सकते हैं, और एक सिंपल CBC जांच है, उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं, जैसे कि ल्यूकोपेनिया होता है, प्लेटलेट डिक्रीज कर जाता है। SGP लीवर एंजाइम टेस्ट में भी SGPT SGOT बढ़ा हुआ रहता है। इसका इलाज बहुत ही सिंपल और सरल है। सिंपल या बुखार है तो पैरासीटामोल, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बेसिकली दिया जाता है। जैसे कि बुखार है तो बुखार की दवाई दे देते हैं हम लोग। इसमें एस्पिरिन या कोई भी जो कि एनसेड जो है हम लोग अवॉइड करते हैं, बट पैरासीटामोल हम लोग दे सकते हैं, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम भी दे सकते हैं। और दूसरा है क्या, इसमें हाइड्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हाइड्रेशन, जैसे हाइड्रेशन के लिए या तो ओरली ले रहे हैं तो लोग, तो ओरली हम लोग देंगे ORS हो गया, कोकोनट वाटर नारियल पानी हो गया। अदरवाइज नहीं ले पा रहे हैं तो उसको हम लोग IV फ्लूइड से सप्लीमेंट RL NS ये सब देते हैं। और एक कभी कभी प्लेटलेट इन्हांसर टेबलेट भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, ठीक, वो भी दे सकते हैं, बट उसका बहुत बड़ा रोल नहीं है। और प्रॉपर हाइड्रेशन, हाई प्रोटीन डाइट, ये सब देना है। और मच्छर से बचाव के लिए मच्छरदानी का यूज करना है, मॉस्किटो के नेट के अंदर रखना है पेशेंट को। और इसी तरह के यही सिंपल ट्रीटमेंट में 95% पेशेंट जो है ठीक हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी की जैसे कि डेंगू फीवर विथ वार्निंग साइन है, इस कैटेगरी में मरीज को भर्ती की जरूरत पड़ती है। इसमें मरीज को पेट में दर्द, उल्टी, बेचैनी, ब्लड टेस्ट में हेमेटोक्रिट वैल्यू का बढ़ जाना, प्लेटलेट का वैल्यू 1 लाख से कम हो जाना, छाती में पानी भर जाना, पेट में पानी भर जाना, ये सब लक्षण आने लगते हैं। फीवर कभी कभी रहता है और कभी कभी नहीं भी रहता है। इसका इलाज के लिए मरीज को एडमिट करना पड़ता है और लगातार मॉनिटरिंग, BP, यूरिन आउटपुट, सांस की गति, धड़कन की गति आदि के मॉनिटरिंग करना पड़ता है। इसमें IV फ्लूइड का सप्लीमेंटेशन जैसे NS and RL का इस्तेमाल करना चाहिए। हाफ NS या स्टेरॉइड, एस्पिरिन, इबुप्रोफेन ये सब का प्रयोग वर्जित करना चाहिए, क्योंकि ये और एसिडिटी को ये बढ़ाएगा, ब्लीडिंग की टेंडेंसी को और बढ़ाएगा। हेमेटोक्रिट वैल्यू हमेशा चेक करते रहना चाहिए। इसका घटना बताता है कि ब्लीडिंग बॉडी में हो रही है। इसका बढ़ना बताता है कि वास्कुलर लीकेज हो रही है। बुखार होने पर पैरासीटामोल सबसे सेफ है। यह स्टेज आमतौर पर 24 से 48 घंटे तक रहता है। तीसरी कैटेगरी जो है डेंगू का, जिसमें कि फीवर विथ हेमोरेजिक शॉक, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में पर हम लोग को ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। बेसिकली इसमें ब्लीडिंग होता है, प्लेटलेट की कमी हो जाने के चलते प्लेटलेट हम लोग चढ़ाते हैं। लेकिन प्लेटलेट जो हम लोग चढ़ाते हैं 10,000 से कम होता है तभी, अदरवाइज ब्लीडिंग कभी भी हो रहा है तब पर भी प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूज हम लोग करते हैं। एक गाइडलाइन दिया हुआ है।
जैसे कि ब्लीडिंग कैसे हम देखेंगे, लेटरिन काला आना, नाक से ब्लीड आना, तो गम से ब्लीड आना, माउथ से ओरल कैविटी से ब्लीड आना, पेशाब में ब्लीड आना, ये सब लक्षण हम लोग देख सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। ब्लीडिंग का लक्षण जैसे कि नाक से खून, मसूड़े में खून, लीवर, किडनी प्रभावित होने लगते हैं। पुनः बुखार को एक बार आकर जा चुका था वो फिर आ जाता है। इसके इलाज में होल ब्लड या पीआरबीसी का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। यदि हेमेटोक्रिट का वैल्यू कम हो रहा है तब हेमेटोक्रिट अगर बढ़ रहा है तब फ्लूइड और आरएल या एनएस का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। सपोर्टिव दवाई भी हम लोग देते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक भी स्टार्ट कर देते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। एक चौथी, डेंगू की कोई स्पेसिफिक दवाई, पहले ही बता चुके हैं कि कोई डेंगू कोई स्पेसिफिक दवाई या कारगर वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है। चौथी कैटेगरी जो बचा हुआ है जो कि सबसे खतरनाक होता है, उसमें बहुत आईसीयू मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। उसमें अधिकतर पेशेंट की डेथ होने की चांसेस रहते हैं, इसीलिए आईसीयू मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें मरीज की बीपी कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, मरीज को आईसीयू में एडमिट किया जाता है। अगर आरएल और एनएस से 3 से 4 बोतल तक में बीपी हीमोडायनामिक मेंटेन नहीं हो पाता तो आईवी एल्बुमिन 20 ml पर केजी के 1 घंटे में इंट्रावेनसली चढ़ाया जाता है। हीमेटोक्रिट कम होने पर ब्लड या पीआरबीसी चढ़ाया जाता है। अगर प्लेटलेट के काउंट 10,000 से कम हो तथा ब्लीडिंग की सबूत मिल रहे हो तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, इलाज मरीज का करें, ना कि प्लेटलेट काउंट करें। सतर्क रहें, आसपास के जो भी पानी है उसको हमेशा साफ करते रहें, चेंज करते रहें, और कभी केरोसिन ऑयल का भी पानी में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि मच्छर का ग्रोथ अपना नहीं होगा और डेंगू से हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। धन्यवाद।